अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट चैप्टर सेट में आज हम देखेंगे मशक़ी सेट 1.3। इसमें सवाल नंबर 1 इस तरह है, अगर ए सेट के अरकान ए बी सी डी ई, बी सेट के अरकान सी डी ई एफ, सी सेट के अरकान बी डी और डी सेट के अरकान ए ई हो तो झेल में से कौन सा बयान सही और कौन सा बयान गलत है लिखिए। अब जैसे कि यहाँ पे नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, तो पहले ऑप्शन में क्या दिया है, सी ज़िमनी सेट है बी का, सी इज़ द सबसेट ऑफ बी। अब हमें पता है कि ज़िमनी सेट किसे कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है ज़िमनी सेट किसे कहते हैं तो हमने इससे पहले वीडियो बनाया है, उसमें देख ले आप, अच्छे से उसमें डिस्क्राइब किया गया है कि ज़िमनी सेट किस तरह से पहचाने जाते हैं। यहाँ पहला ऑप्शन दिया है सी ज़िमनी सेट है बी का, सी सेट ज़िमनी सेट है सेट बी का। तो यहाँ पे हमें पता है कि किस तरह से पहचानना होता है, यानी सी सेट के जितने भी अरकान हैं बी सेट में मौजूद होना चाहिए। तो सी सेट के अरकान क्या है, बी और डी। तो हम देख रहे हैं कि बी सेट में बी रुकन मौजूद नहीं है। इस बिना पर हम बता सकते हैं कि ये जो दिया गया बयान है सी ज़िमनी सेट है बी का, ये बयान गलत है। और उसके साथ हम रीज़न भी लिख दें, सेट सी का रुकन बी सेट बी में शामिल नहीं है। इस तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे। नंबर 2 ऑप्शन क्या है, ए ज़िमनी सेट है डी का। तो यहाँ पे ए के अरकान देखेंगे, ए बी सी डी ई, ये अरकान इसमें मौजूद है ए सेट में। क्या ये डी सेट में मौजूद है? अगर हम देखें तो सिर्फ 2 अरकान मौजूद हैं, ए और ई, बाकी के बी सी डी अरकान मौजूद नहीं है। इस बिना पर हम बता सकते हैं या बयान को इस तरह से लिख सकते हैं, ए ज़िमनी सेट है डी का, ये बयान गलत है। रीज़न भी लिख दें, सेट ए के तमाम अरकान सेट डी में शामिल नहीं है। नंबर 3 डी ज़िमनी सेट है बी का। तो यहाँ पे डी के अरकान देखते हैं ए और ई, क्या ये बी सेट में मौजूद है? तो हम देख रहे हैं ए यहाँ मौजूद नहीं है, ई मौजूद है लेकिन ए मौजूद नहीं है। अगर एक भी रुकन मौजूद नहीं होता है तो वो उसका ज़िमनी सेट नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग रीज़न लिखेंगे, डी ज़िमनी सेट है बी का, ये बयान गलत है। सेट डी का रुकन ए सेट बी में शामिल नहीं है। नंबर 4 डी ज़िमनी सेट है ए का, डी में अरकान कौन से है, ए और ई। चलिए देखते हैं ए और ई, ये यहाँ ए सेट में मौजूद हैं। तो हम देख रहे हैं कि ए सेट में ए और ई दोनों भी अरकान मौजूद है। इस बिना पर हम बोल सकते हैं डी ज़िमनी सेट है ए का, ये बयान सही है। रीज़न लिख लेते हैं, सेट डी के अरकान ए और ई सेट ए में मौजूद है। नंबर 5 बी ज़िमनी सेट है ए का, बी के अरकान देखते हैं सी डी ई एफ, क्या ये तमाम तर अरकान ए सेट में मौजूद है? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सी मौजूद है, डी मौजूद है, ई मौजूद है, लेकिन एफ़ मौजूद नहीं है। अगर एक भी रुकन मौजूद नहीं होता है तो वो उसका ज़िमनी सेट नहीं होता है। इस बिना पर हम बता सकते हैं बी ज़िमनी सेट है ए का, ये बयान गलत है। सेट बी का रुकन एफ़, ये सेट ए में शामिल नहीं है। चलिए लास्ट देखते हैं इसका। नंबर 6 सी ज़िमनी सेट है ए का, सी के अरकान देखते हैं बी और डी, क्या ये दोनों अरकान ए सेट में मौजूद है? तो हम देख रहे हैं बी और डी यहाँ दोनों भी अरकान ए सेट में मौजूद है। इस बिना पर हम बोल सकते हैं सी ज़िमनी सेट है ए का, ये बयान सही है। सेट सी के दोनों अरकान बी और डी सेट ए में मौजूद है। इस तरह हम इसे कंप्लीट करेंगे। चलिए सवाल क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 1 से 20 तक तबई अदद के सेट को आफाकी सेट के तौर पर लेकर एक्स सेट और वाई सेट वेन खाके से ज़ाहिर कीजिए। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें एक्स सेट, यहाँ पे एक्स इस तरह है कि एक्स एक तबई अदद यानी नेचुरल नंबर है,
जिसमें उसकी कंडीशन दी है, उसकी लिमिटेशन दी है, कहाँ से कहाँ तक है। x 7 से बड़ा, x की कीमत 7 से बड़ी और 15 से छोटी होना चाहिए। और यहाँ पे इसे हम वेन खाके की मदद से ज़ाहिर कर रहे हैं, तो सबसे पहले इबारती तरीके को हम फ़हरिस्ती तरीके में लिखेंगे और हमें क्या करना होता है, यहाँ पे पहले आफा के सेट लिखते हैं जिसे u से ज़ाहिर करते हैं। क्या दिया है, 1 से 20 तक तभी अदद के सेट को आफा के सेट के तौर पर लेना है। तो 1 से 20 तक हम इस तरह से नंबर लिख देंगे। चूँकि यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, बीच में डॉट शो करके लास्ट में नंबर 19, 20 या फिर सिर्फ 20 भी लिखकर ज़ाहिर कर सकते हैं। इसके बाद जो x सेट दिया है उसमें कंडीशन हमें पता है कि तभी अदद का सेट है और कहाँ से कहाँ तक है, 7 से बड़ा, यानी 7 से बड़ा नंबर कौन सा होता है तभी अदद, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 पे आके इसलिए रुकना है क्योंकि यहाँ पे 15 से छोटा, एक 15 से छोटी यहाँ कंडीशन दिया है कि 15 से एक छोटी x की कीमत होना चाहिए, तो हम 14 पे आके रुक जाएंगे। इस तरह हमने फ़हरिस्ती तरीका तैयार कर लिया। इससे हमें वेन खाके में ज़ाहिर करने में आसानी होगी। चलिए सबसे पहले आफा की सेट u से ज़ाहिर करके मुस्ततिल एक बना लेते हैं, मुस्ततिल नुमा शक्ल बना लेते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि इसे u से ज़ाहिर किया जाता है और शक्ल में मुस्ततिल बनाया जाता है। अब इसमें एक सेट बना रहे हैं, एक सेट जो दायरा नुमा शक्ल को ज़ाहिर करता है। उसके अंदर जितने अरकान हैं 8 से लेकर 14 तक, वो तमाम तर अरकान लिख देंगे। अब जो अरकान बच जाते हैं यूनिवर्सल सेट में, और यहाँ पे एक सेट जो दिया है उसको छोड़कर जो यूनिवर्सल सेट में, आफा के सेट में जो अरकान बच जाते हैं वो इस दायरे के बाहर, लेकिन ये मुस्ततिल के अंदर हम इस तरह से लिख देंगे जो बच जाते हैं। यानी 8 से लेकर 14 तक नहीं लिखना है, बाकी के अरकान 1 से लेकर 7 तक, फिर उसके बाद 15 से लेकर 20 तक, इस तरह से हम अरकान लिख देंगे। इस तरह से कंप्लीट होता है। बहुत आसान था। चलिए नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 में क्या दिया है, नंबर 2 में दिया है कि y सेट में y इस तरह है कि y एक तभी अदद को ज़ाहिर करता है, नेचुरल नंबर को ज़ाहिर करता है, जिसमें y 1 से 20 के दरमियान मुफर्रद अदद है। अब हमें सबसे पहले कंडीशन वही है, सवाल नंबर 2 है, जिसमें 1 से 20 तक आफा के सेट बनाना है। तो हम यहाँ 1 से लेकर 20 तक आफा के सेट के अरकान लिख देंगे। उसके बाद y सेट बनाना है। y सेट की कंडीशन दिया है कि 1 से 20 के दरमियान मुफर्रद अदद। पहले ये जानना है कि मुफर्रद अदद किसे कहते हैं, जो खुद से तकसीम पजीर होते हैं, किसी और से तकसीम पजीर नहीं होते। तो यहाँ पे खुद से तकसीम पजीर नंबर कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इस तरह से हमने यहाँ पे जो मुफर्रद अदद आते हैं 1 से 20 के दरमियान वो लिख दिए। अब फ़हरिस्ती तरीके से हमने लिख दिया यहाँ पे अरकान। अब हम इसे वेन खाके से ज़ाहिर करते हैं। वेन खाके को ज़ाहिर करने के लिए यू का लेटर का इस्तेमाल करेंगे और अंदर एक दायरा बनाएंगे जिसमें वाई सेट के अरकान को ज़ाहिर करेंगे। हम जितने वाई सेट के अरकान हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 वो लिख देंगे। अब जो 1 से 20 के दरमियान जितने अरकान आते हैं इनको छोड़ के बच जाते हैं, वो अरकान हम यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में अंदर की तरफ लिख देंगे, लेकिन दायरे के बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो अरकान बच जाते हैं वो लिख लेते हैं, जैसे 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 और 20। इस तरह से हमने इसे कंप्लीट किया। बहुत आसान था। अब चलिए सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में एक आफा के सेट यूनिवर्सल सेट दिया है जिसमें अरकान है 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12। उसके बाद एक पी सेट दिया है जिसके अरकान है 1, 3, 7, 10। इसके अलावा हमें क्या पूछा है, तो नंबर 1 यू सेट, पी सेट और पी डैश यानी मुकम्मला सेट पी का वेन खाके के ज़रिए दिखाइए। अब हमें यू सेट दिया है वो उसे हम एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। 1 से 1, 2, 3, 7, 8,
9, 10, 11, 12। उसके बाद पी सेट बोला है, पी सेट हम फहरिस्ती तरीके में ऑलरेडी दिया है तो उसे भी कॉपी कर लेते हैं, 1, 3, 7, 10। उसके बाद पी डैश मालूम करना है, यानी मुकम्मला सेट, पी का मुकम्मला सेट अगर हमें मालूम करना है तो हमें पता है किसे कहते हैं, ऐसे अरकान जो यू में मौजूद हो लेकिन पी में नहीं। तो पी में नहीं ऐसे कौन से अरकान हैं, देखिए अगर हम देखें तो 2 पी में मौजूद नहीं है, उसे लिख लेते हैं। इसके साथ 8 पी में मौजूद नहीं है, उसे लिख लेते हैं। 9 पी में मौजूद नहीं है, उसे लिख लेते हैं। 11 पी में मौजूद नहीं है, उसे लिख लेते हैं। और 12 पी में मौजूद नहीं है, उसे लिख लेते हैं। इस तरह हमने पी डैश यानी पी मुकम्मला सेट यहाँ पे मुकम्मल किया। अब फहरिस्त तरीके में हमने तीनों सेट लिख लिया। अब इसे वेन खाके की मदद से ज़ाहिर करते हैं। वेन खाके में सबसे पहले हम आफा के सेट बनाएंगे जिसे यू से ज़ाहिर करेंगे, और पी जो डैश है, पी जो सेट है वो सबसे पहले बनाएंगे जो अंदर की तरफ दायरा नुमा शक्ल में बताया गया है पी। उसके अंदर अरकान जो है वो लिख लेते हैं 1, 3, 7, 10। पी डैश को हम दायरे के बाहर लेकिन मुस्ततिल के अंदर यहाँ हम ज़ाहिर करेंगे। उसके अरकान हमें लिखना है, हमें अरकान पता है, उसके अरकान है 2, 8, 9, 11, 12। तो वो हम अरकान यहाँ बाहर की जानिब इस तरह से लिख देंगे। अगर हम यूनिवर्सल सेट यानी आफा की सेट को अगर ऑब्ज़र्व करें तो इसमें तमाम तर अरकान आ जाते हैं जो आफा की सेट में मौजूद है। देखिए 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये तमाम तर अरकान इसमें मौजूद हो जाते हैं। इस तरह से हमने वेन खाकी की मदद से पहला पार्ट कंप्लीट किया। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, पी मुकम्मला सेट का मुकम्मला सेट पी सेट के बराबर होता है, ये हमें तस्दीक करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट आफा की सेट जो दिया है उसे लिख लेते हैं 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12 इस तरह से। उसके बाद पी सेट हमें पता है, पी सेट लिख लेते हैं 1, 3, 7, 10। उसके बाद हमने पी डैश यानी पी मुकम्मला सेट भी मालूम किया है, उसे भी लिख लेते हैं 2, 8, 9, 10, 12। अब हमें पी मुकम्मला सेट का मुकम्मला सेट मालूम करना है तो हमें मालूम होना चाहिए कि कौन से अरकान इसमें मौजूद होते हैं। ऐसे अरकान जो आफा की सेट में यानी यू सेट में मौजूद हो लेकिन पी डैश में मौजूद नहीं, यानी पी मुकम्मला सेट में मौजूद नहीं। तो चलिए पी मुकम्मला सेट का मुकम्मला सेट के अरकान लिखते हैं। अब पी डैश में मौजूद नहीं लेकिन यू में मौजूद, तो यहाँ पे हम देख रहे एक जो आफा के सेट में मौजूद है लेकिन पी डैश में नहीं है, उसे लिख लेते हैं। इसी तरह से 3 आफा के सेट में मौजूद है, पी डैश में मौजूद नहीं, उसे लिख लेते हैं। 7 आफा के सेट में मौजूद है, पी डैश में मौजूद नहीं, उसे लिख लेते हैं। 10 आफा के सेट में मौजूद है, पी डैश में नहीं है, उसे लिख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे पी को नंबर 1 दे और पी मुकम्मला सेट के मुकम्मला सेट को उसको नंबर 2 दे, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने जो भी अरकान पी में पी सेट में मौजूद है वही अरकान पी मुकम्मला सेट के मुकम्मला सेट में मौजूद है। देखिए 1, 3, 7, 10 बिल्कुल सेम अरकान मौजूद हैं। अब इस बिना पर हम 1 और 2 बिना पर बता सकते हैं कि पी मुकम्मला सेट का मुकम्मला सेट पी सेट होता है। इस तरह से हमने तीनों सवाल कंप्लीट किए। सवाल नंबर 4, इसमें एक सेट दिया है जिसके अरकान है 1, 3, 2, 7 हो तो सेट ए के कोई भी 3 ज़िमनी सेट लिखिए। देखिए हमें 3 सेट लिखने के लिए बोला है, 3 ज़िमनी सेट लिखने के लिए बोला है, लेकिन हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा कितनी पॉसिबिलिटी रहेगी यानी कि जितनी पॉसिबिलिटी रहेगी सभी अरकान लिखिए ताकि आपको इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको याद होना चाहिए कि अरकान को देखकर हम बता सकते हैं कि कितने इसमें ज़िमनी सेट बनेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 अरकान हैं, यानी हमें एक सिंपल सा फार्मूला लेना है, ज़ाब्ता है, इसका एक उसूल है 2 की कुव्वत n की जगह हम अरकान की तादाद रखते हैं तो 2 की कुव्वत 4 यानी 2 को 4 मरतबा ज़र्ब देने पर 16 मिलते हैं, यानी ये बता सकते हैं कि इसकी 16 ज़िमनी सेट बनेंगे। हमें 3 लिखने के लिए कहा गया है, हम इसमें से कोई भी 3 लिख सकते हैं। जैसे कि पहला सेट एम्प्टी सेट, खाली सेट जिसे कहते हैं, वो हमको पता है कि खाली सेट हर सेट का ज़िमनी सेट होता है। इस बिना पर हम खाली सेट पहले ही मरतबा यहाँ पे लिख देंगे। फिर
जितने अरकान दिए हैं सबको इंडिविजुअल यानी इनफरादी तौर पर सेट में लिख देंगे। जिस तरह से सेट ए, यहाँ पे जो ये पहला ज़िमनी सेट है वो 1 है, फिर दूसरा 2 है, फिर तीसरा 3 है और चौथा 7 है। इस तरह से हमने 4 और एक एम्प्टी सेट 5 यहाँ पे अभी तक कंप्लीट हो गए। अब पेयर्स में लेते हैं, यानी पेयर यानी जोड़ी में लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे 1 और 3 को लेंगे, फिर 1 और 2 को लेंगे, 1 और 7 को लेंगे, यानी 1 को कॉमन रख के हमने 3 सेट यहाँ पे लिखा है। अब उसके बाद 3 है, 3 और 1 हम ले चुके हैं, 1 3, तो इसे नहीं लेना है क्योंकि मुतबादिल हो और अरकान सेम हो तो वो नहीं लेते हैं। उसके बाद 3 2 ये मौजूद नहीं है, उसको लिख लेते हैं। उसके बाद 3 7 ये लिख लेते हैं। इस तरह से 3 से हमने कंप्लीट किया। अब 2 से शुरू करते हैं। 2 1 ऑलरेडी ले चुके हैं, 1 2 वो नहीं लेना है। 2 3 यानी 3 2 हम ले चुके हैं, उसे नहीं लेना है। 2 7 ये हमें लेना है। 2 से कंप्लीट हो गया और 7 से कंप्लीट करने अगर जाएंगे तो 7 1 मौजूद है, एक साथ 7 3 यानी 3 7 मौजूद है। 7 2 यानी यहाँ पे 2 7 मौजूद है, उसे लेने की ज़रूरत नहीं है। अब 3 अरकान को लेकर चलते हैं। 1 2 1 3 2, पहले 1 3 2 लिख देंगे, फिर उसके बाद 1 3 कॉमन रखेंगे, 2 की जगह 7 ले लेंगे, यानी 1 3 7 इस तरह से कंप्लीट करेंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं 1 3 लिए थे हमने कॉमन, अब 1 2 कॉमन लेंगे स्टार्ट में, तो 1 2 7 ये बनेगा। उसके बाद 1 2 3 नहीं बनेगा क्योंकि हमने 1 3 2 ले चुके हैं। इसके बाद हम लोग 3 से शुरू करते हैं, यानी 3 1 2, तो 1 3 2 हम ले चुके हैं, उसे नहीं लेना है। फिर 3 2 7 नहीं है, उसे लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ 3 से भी पूरा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब हमें आखिरी में एक और जो बचता है उसमें 4 अरकान जो है मौजूद हैं वो खुद के ज़िमनी सेट होते हैं, यानी 1 3 2 7। यानी यहाँ पे अगर हम पेयर देखें, यहाँ जितनी भी ज़िमनी सेट बने हैं अगर उनको काउंट करते हैं तो ये टोटल 16 होते हैं। यानी यहाँ पे हमने 16 ज़िमनी सेट यानी 16 ज़िमनी सेट 4 अरकान की मदद से किस तरह से बनाते हैं वो हमने सीखा। आइए इसके सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। 5 में एक नंबर है, झेल के सेट में से कौन सा सेट दूसरे कौन से सेट का ज़िमनी सेट है, लिखिए। पी ये पूना के बाशिंदों का सेट है, यानी पूना में रहने वाले बाशिंदों को पी से ज़ाहिर किया गया है। एम ये मध्य प्रदेश के बाशिंदों का सेट है, यहाँ पे मध्य प्रदेश में जितने भी बाशिंदे रहते हैं उनको एम से ज़ाहिर किया गया है। आई ये इंदौर के बाशिंदों का सेट है, यानी इंदौर में रहने वाले बाशिंदों को आई से ज़ाहिर किया गया है। और बी ये भारत के बाशिंदों का सेट है, भारत इस मुल्क में रहने वाले बाशिंदों को बी से ज़ाहिर किया गया है। एच ये महाराष्ट्र के बाशिंदों का सेट है, यानी महाराष्ट्र में रहने वाले बाशिंदों को एस से ज़ाहिर किया गया है। तो हम इन पे यहाँ थोड़ा ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं कि यहाँ पे एक कंट्री है यानी मुल्क है, उसके बाद 2 रियासतें हैं जो यहाँ पे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, उसके बाद 2 शहर हैं पूना और इंदौर। पूना यहाँ पे महाराष्ट्र का शहर है और इंदौर मध्य प्रदेश का शहर है। तो हम थोड़ा अच्छे से अगर लिखते हैं समझ के तो हमें आसानी से समझ में आता है। जैसे कि भारत पहले टॉप पे लिखते हैं क्योंकि भारत एक मुल्क है, उसके बाकी के अंदर बाकी जितने हैं वो तमाम तर चीज़ें भारत के अंदर आएगी, तो भारत को बी से ज़ाहिर किया गया है। उसके राइट साइड में हम यहाँ लिख लेंगे महाराष्ट्र, उसे एस से बताया गया है। मध्य प्रदेश इधर एक स्टेट लिख लेते हैं, मध्य प्रदेश उसे एम से ज़ाहिर किया गया है। महाराष्ट्र के अंदर पूना आता है तो पी से यहाँ हम लिख देते हैं, और मध्य प्रदेश में इंदौर आता है उसे आई से लिख देते हैं। देखिए कितना आसान है। ज़िमनी सेट बताना है तो हमें पता है कि पूना, यहाँ देखते हैं पूना और महाराष्ट्र। पूना जो है महाराष्ट्र का ज़िमनी सेट है क्योंकि पूना महाराष्ट्र के अंदर आता है, तो हम लिख देंगे पी ज़िमनी सेट है एच का। उसके बाद पूना भारत का भी शहर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी
ज़िमनी सेट है बी का। पूना यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। अब महाराष्ट्र भी पता है हमें, महाराष्ट्र ये रियासत है भारत की, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं एच ज़िमनी सेट है बी का। अब यहाँ भी ये कॉलम हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये साइड पे आते हैं, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं इंदौर। इंदौर जो है रियासत मध्य प्रदेश का ये ज़िमनी सेट है, क्योंकि इंदौर जो है मध्य प्रदेश के अंदर आता है, तो हम लिख सकते हैं आई ज़िमनी सेट है एम का, यानी इंदौर ज़िमनी सेट है मध्य प्रदेश का। इंदौर भारत के अंदर भी आता है, तो हम यहाँ लिखेंगे आई ज़िमनी सेट है बी का, यानी इंदौर ज़िमनी सेट है भारत का। चलिए इंदौर से कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट क्या बचता है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ये रियासत भारत की रियासत है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम ज़िमनी सेट है बी का, मध्य प्रदेश ज़िमनी सेट है भारत का। इस तरह से हमने यहाँ पे कंप्लीट किया कौन किसका ज़िमनी सेट है। यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ हमने 6 ज़िमनी सेट लिखे और कौन किसके हैं वो हमें आसानी से पता चल गया। चलिए नंबर 2 पे चलते हैं। मस्कुरा बाला में से कौन सा सेट दीगर तमाम सेट के लिए आफा के सेट के तौर पर लिया जाएगा। जैसे कि हमें पता है कि ये तमाम तर सेट किसके ज़िमनी सेट हैं, बी के, क्योंकि बी जो है यहाँ पे भारत एक कंट्री है, एक मुल्क है। बाकी के जितने भी यहाँ सेट दिए गए हैं वो कुछ शहरों के हैं, कुछ रियासतों, और शहरों और रियासतों से मिलकर मुल्क बनता है। तो हम इस बिना पर बता सकते हैं मस्कुरा बाला सेट बी तमाम सेट बी के ज़िमनी सेट है, यानी भारत के बाशिंदों का सेट आफा के सेट है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहें।